नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो केवीएस की ओर से प्रतिदिन आपके लिए कोई न कोई एक नई नोटिस जरूर जारी की जा रही है। इसलिए लगातार आप लोग केवीएस की का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहें और दिन में कई कई बार विजिट करें, क्योंकि कभी भी कोई नई नोटिस लग जाती है। और मेरा यह प्रयास रहता है कि जब भी कोई नई नोटिस आए या कोई नई जानकारी केवीएस देता है तो उसके बारे में आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित कर सकूं। कई बार ऐसा भी होता है कि नोटिस जो है बहुत ही ऑड टाइम पर आता है, तो उसके बाद आप लोग ना तो वेबसाइट पर आते हैं और ना ही ऑफिशियल YouTube चैनल पर आते हैं, और YouTube आप लोगों को कोई नोटिस भी नहीं भेजता है जब वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ एक दो बार चैनल पर यूँ ही विजिट कर लिया करें। अगर कोई नया वीडियो कोई नई नोटिस रहा करेगी तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से 27 मार्च को शाम को एक नोटिस आई थी। ये किसके बारे में आई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केवीएस में डिप्टी कमिश्नर का भी पद था और उसकी जो परीक्षा हुई थी, तो उसके बाद यहाँ पर आपके लिए नोटिस लगा दी गई है कि अब इंटरव्यू होने हैं। कुल मिला के लगभग 10 से 15 दिन का समय मिल पा रहा है। मतलब ये कि जब अगर आपकी परीक्षा देकर आप निकलते हैं और आपको ये लगता है कि आपकी परीक्षा ठीक ठाक गई, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, बहुत कम टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर का पद है उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, तो इन सभी लोगों का जो इंटरव्यू होगा वो 13 मार्च को करवाया जाएगा। कहाँ पर, केवीएस हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में बुलाया गया है। रिपोर्टिंग टाइम आप देख सकते हैं सुबह 8:30 बजे। तो जो बच्चे यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं तो वो लोग अपना दिल्ली पहुंचने के लिए रिजर्वेशन वगैरह करवा लें। और अगर आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, साथ ही साथ टीजीटी में या पीजीटी में या किसी भी अन्य पद पर, लाइब्रेरियन वगैरह में अगर आप परीक्षा दिए हैं और आपको लगता है कि आपकी परीक्षा अच्छी गई है और आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, तो इंटरव्यू के लिए जो बेसिक तैयारी है उसको करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इंटरव्यू में आपको समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। 2 हफ्ते के बाद आपका इंटरव्यू जो है वो करवा लिया जाएगा। तो 2 हफ्ते ज़्यादा नहीं होते हैं। आप यूं ही देखिए, फरवरी निकल गई और अब आपके पास अगर यूपी पीसीएस के बारे में बात करें तो 14 मई को परीक्षा होनी है और आपके पास अब लगभग अबाउट 60 to 70 डेज बचे हुए हैं। जो लोग इस 70 दिनों का सही इस्तेमाल कर लेंगे तो वो लोग तो प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं कर पाएंगे वो लोग अब इंतजार करेंगे 1 साल तक, और इस प्रकार से आपकी लाइफ भी डिले होती चली जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से एक और नोटिस आई हुई है। लाइब्रेरियन और अदर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो आपके प्री एडमिट कार्ड हैं उसे भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन डाल के अपना प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। और प्री एडमिट कार्ड में आपको ये पता चल जाता है कि आपकी परीक्षा किस डेट को है और किस शहर में है। परीक्षा केंद्र के बारे में आपको एग्जैक्ट जानकारी, परीक्षा केंद्र और जो आपकी पाली होती है, किस पाली में आपकी परीक्षा होनी है, ये जानकारी आपको मेन एडमिट कार्ड में मिलती है, जो कि लगभग 2 दिन पहले आपको पता चलता है। और जब आप अपना मेन एडमिट कार्ड जारी करेंगे तब, फिलहाल अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने प्री एडमिट कार्ड को जारी जो किया गया है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और इस समय वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज में एक उमेश पाल हत्याकांड हुआ, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है। न्यूज़पेपर में रोज ही इससे जुड़ी हुई खबरें जो हैं वो प्रकाशित हो रही हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीसीएस 2022 के इंटरव्यू भी वर्तमान में चल रहे हैं। 2 दिनों के बाद इंटरव्यू जब रीस्टार्ट हुआ तो ये प्रश्न भी पूछा गया कि अगर आप एसडीएम होते तो उमेश पाल हत्याकांड से कैसे निपटते। इसके अलावा कुछ और भी सवाल पूछे गए थे। फिलहाल ये जो प्रश्न पूछा गया था कि अगर आप एसडीएम होते तो उमेश पाल हत्याकांड से कैसे निपटते, तो इसके बारे में जो एक्सपर्ट कमेंट आया था वो आप देख लीजिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि अगर एसडीएम अगर आप बन जाएंगे तो फिर ऐसी घटनाओं से आप कैसे निपटेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए तो हाल ही में प्रयागराज में हुए हत्याकांड का समाधान आप कैसे करेंगे। तो इसका जवाब है कि वैसे तो प्रयागराज कमिश्नरेट हो चुका है, हालांकि इन परिस्थितियों में एक एसडीएम के तौर पर अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग करते हुए सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर में ऐसी धाराएं होनी चाहिए जो गैर जमानती हों। इसके साथ ही जांच कर रही पुलिस टीम से कहेंगे कि मुखबिरों की टीम को सक्रिय किया जाए और दबिश देकर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए।
इसके अलावा कुछ और भी सवाल पूछे गए थे कि घरेलू हिंसा क्यों बढ़ती जा रही है, और इसके अलावा सवाल था कि आप डिप्टी जेलर के तौर पर जेल की समस्याओं को कैसे हल करेंगे, विवाह कितने प्रकार के होते हैं। कुछ और प्रश्नों की झलक आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया भारत के बहुत सारे गाँव में अभी तक नहीं पहुँचा है, उनका विकास कैसे किया जा सकता है। भारत में अफीम की कितनी फैक्ट्री है, इनकी खेती कैसे होती है, किसान इनकी खेती कैसे कर सकता है। 5 राष्ट्र कवियों के नाम बताइए जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में काम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। कोलोजियम व्यवस्था संविधान में वर्णित है या नहीं। मानव विज्ञान का प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का यूपी की वित्तीय स्थिति और जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी को सरकार किस प्रकार से प्रमोट कर रही है। तो ये सारे सवाल जो थे वो कल इंटरव्यू में पूछे गए थे। आपको ऐसे प्रश्नों को जरूर देखना चाहिए और अपने मन में चिंतन मनन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपीपीसीएस नहीं भी दे रहे हैं तब भी आपको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपनी सोच को बढ़ाने के लिए और लोगों से बेहतर सोचने के लिए ऐसे प्रश्नों पर चिंतन मनन करना चाहिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहिए। और अगर आप चाहें तो अभी तक जितने भी मुख्य प्रश्न पूछे गए हैं सभी को शॉर्टलिस्ट करके मैंने studyvithgyanprakash.com पर अपलोड कर दिया है, उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। एक अच्छा आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि यूपीपीसीएस इंटरव्यू में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा केवीएस के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, तो इस पर वीडियो भी शीघ्र ही उपलब्ध होगा। और साथ ही साथ studyvithgyanprakash.com पर आपको टिप्स और प्रश्न भी अवेलेबल कराने का मेरा प्रयास बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखो फ्रेंड्स, बदले पैटर्न पर 1 लाख छात्र देंगे CGL Tier 2 की परीक्षा। बात हो रही है SSC की। यूपी और बिहार के 77 केंद्रों पर परीक्षा कराने की तैयारी हो चुकी है। 3 चरणों में परीक्षा होगी। तो कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 की Tier 2 परीक्षा 2 से 7 मार्च तक होगी। और SSC मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार के 16 शहरों के 77 केंद्रों पर कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं इसमें शामिल होंगे। मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी राहुल सचार ने बताया कि परीक्षा बदले पैटर्न पर होगी और इस बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पिछले साल Tier 2 में 2-2 घंटे के 2 पेपर होते थे, जिसके बाद Tier 3 की परीक्षा ऑफलाइन करवाई जाती थी। तो इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता था वगैरह ये टेस्ट होंगे। और देखो यहाँ पर एक खबर और भी है कि नीट पीजी की परीक्षा 5 मार्च को ही होगी। तो उच्चतम न्यायालय ने 5 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर यानी कि नीट पीजी को टालने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया है। मतलब अब ये परीक्षा जो होगी वो 5 मार्च को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड NBE की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SSG ASG ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस SR भट्ट और दीपांकर दत्ता की पीठ को सूचित किया कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र सोमवार को कार्यक्रम के अनुसार जारी कर दिए गए हैं और काउंसलिंग 15 जुलाई से शुरू हो सकती है। परीक्षा आयोजित कराने के लिए हमारे पास तकनीकी सहयोगी निकट भविष्य में कोई तारीख उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो एक्सटेंशन की बात चल रही थी, डेट एक्सटेंशन की बात चल रही थी, वो अब नहीं हो पाएगा। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर एक और याचिका थी, शहरों का नाम बदलने की याचिका, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो उच्चतम न्यायालय ने प्राचीन शहरों और धार्मिक स्थलों के मूल नामों को बहाल करने के लिए आयोग गठित करने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने याचिका के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे वह मुद्दे एक बार फिर से उठ खड़े होंगे जिनसे देश आंदोलित हो जाएगा। और देखो फ्रेंड्स, जो लोग ग्रामीण परिवेश के हैं तो वो लोग किसान निधि की 13वीं किस्त के बारे में भी जानना चाहते होंगे। किसान निधि की जो 13वीं किस्त है वो जारी कर दी गई है। अबाउट सभी जो किसान हैं उनके खाते में जो एलिजिबल थे, जिनकी EKYC वगैरह हो चुकी है और साथ ही साथ जिनका लैंड सीडिंग वाला काम हो चुका है, उनके खाते में पैसे आ चुके हैं। कुछ लोगों के खाते में पैसे नहीं आए हैं तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये जो पैसे होंगे वगैरह मिल जाएंगे। इसके बारे में एक अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कुछ न्यूज़ वगैरह कलेक्ट करके आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।